हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका ग्रेजुएशन वाला पे। और आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने वाले हैं, जिसमें कुल 4 यूनिट है। तो सभी यूनिट को एक एक करके विस्तार से देखने वाले हैं। तो जिन्होंने भी स्नातक प्रथम सेमेस्टर में एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी में पॉलिटिकल साइंस लिए हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले यूनिट 1 से देखते हैं। यूनिट 1 का पहला टॉपिक टॉपिक हमारा है राजनीति क्या है। राजनीति का सिद्धांत, राजनीति का मूल अर्थ। ए में है राजनीति का मूल अर्थ। तो राजनीतिक शब्द संस्कृत के राज से बना है, जिसका अर्थ है चलाना, संचालित करना, निर्णय लेना, व्यवस्था करना। इसलिए राजनीति का अर्थ है समाज को चलाने और सामूहिक निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया। तो एक बार ध्यान से देखिए, राजनीति जो है किस शब्द से बना है, तो संस्कृत के राज से बना है, जिसका अर्थ होता है समाज को चलाने और सामूहिक निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया। तो राजनीतिक का मूल अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। अब बी में आते हैं, राजनीति का वास्तविक अर्थ क्या है। तो राजनीति केवल चुनाव, नेता, संसद या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति का मुख्य विषय है सत्ता, यानी कि पावर, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ, संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद समाज में किसके पास कितना अधिकार है, इसके बारे में राजनीति का वास्तविक अर्थ यही है। तो उसके बाद है सी में, राजनीति का व्यापक अर्थ क्या है। तो राजनीति का व्यापक अर्थ क्या है, जहां भी किसी पर किसी का प्रभाव हो, कोई निर्णय लेने की शक्ति हो, संसाधनों, अवसरों, अधिकारों का बंटवारा हो, वहां राजनीति सक्रिय होती है। उदाहरण के लिए, परिवार में निर्णय कौन लेगा, यह भी राजनीति है। विद्यालय में अनुशासन कौन तय करेगा, यह भी राजनीति है। समाज में किस समूह को अधिक अधिकार दिए जाएंगे, यह भी क्या है, राजनीति का ही हिस्सा है। अतः राजनीति जो है सामाजिक जीवन में शक्ति संबंधों का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, राजनीतिक विज्ञान के अर्थ के बारे में देखते हैं। राजनीतिक विज्ञान वह शास्त्र है जो राज्य, सरकार, सत्ता, न्याय न्याय, कानून, अधिकार, नीतियों, राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक अध्ययन करता है। तो राजनीतिक का जो है, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या है। राजनीतिक विज्ञान के अर्थ ये राज्य, सरकार, सत्ता, न्याय, कानून, अधिकार, नीति, राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक अध्ययन। उसके बाद है राजनीतिक विज्ञान का स्वरूप। तो राजनीतिक विज्ञान का नेचर क्या है। तो वैज्ञानिक स्वरूप, इसका वैज्ञानिक स्वरूप जो है, पहला निरीक्षण, प्रमाण, सर्वेक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण का प्रयोग करके राजनीतिक घटनाओं को समझना। उदाहरण के लिए, चुनाव में किन कारणों से वोट मिलता है। तो दार्शनिक स्वरूप क्या है, पहला था हमारा वैज्ञानिक स्वरूप, और दार्शनिक स्वरूप क्या है, यह भाग उन प्रश्नों पर विचार करता है, जैसे कि न्याय क्या है, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है, समानता का आदर्श क्या है, राज्य कैसा होना चाहिए। यह राजनीति का आदर्शवादी भाग है। अब ऐतिहासिक स्वरूप देख लेते हैं। राजनीतिक विचारों को अनेक समय, समाज और परिस्थितियों के साथ जोड़कर समझना ऐतिहासिक स्वरूप कहलाता है। जैसे कि अरस्तु का राज्य विचार ग्रीक समाज से प्रभावित, मार्क्स का विचार पूंजीवाद के उदय से प्रभावित। मार्क्स का मतलब यहाँ कार्ल मार्क्स का बात हो रहा है। चौथा, व्यवहारिक स्वरूप क्या है। राजनीतिक विज्ञान का व्यवहारिक स्वरूप, इसमें वास्तविक प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे कि चुनाव हो गया, प्रशासन हो गया, सार्वजनिक नीतियां हो गया, नेतृत्व हो गया, राजनीतिक दल हो गया। उसके बाद शासन की समस्याएं हो गया। अब आते हैं राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र। तो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या है, पहला राज्य का अध्ययन, इसके अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य क्या है, कैसे बना है, कैसे चलता है और इसकी सीमा कहाँ तक है।
इसमें साम्राज्य, राष्ट्र, राज्य, लोकतांत्रिक राज्य सभी शामिल हैं। दूसरा, सरकार का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला आता है राज्य का अध्ययन, उसके बाद सरकार का अध्ययन। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। उनका कार्य, सीमा, नियंत्रण आदि। तीसरा है क्या? सत्ता। राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र का तीसरा क्या है? सत्ता। कौन प्रभाव डालता है, कौन निर्णय लेता है, सत्ता के रूप क्या है? वैध है, अवैध है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। कानून और संवैधानिक व्यवस्था। चौथा है कानून और संवैधानिक व्यवस्था, जिसके अंतर्गत किस तरह कानून बनते हैं, संविधान नागरिकों को कौन से अधिकार देता है। पांचवा है राजनीतिक विचार, प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो, मार्क्सवाद आदि के सिद्धांत। राजनीतिक प्रक्रियाएं क्या है? चुनाव, जनता, जनमत, मतदान, व्यवहार, राजनीतिक दल, हित समूह। सार्वजनिक नीति। सातवां, सार्वजनिक नीति, सरकार किस तरह योजनाएं बनाती है, नीतियों का कार्यान्वयन कैसे होता है। और आठवां मेरा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसे कि युद्ध, शांति, कूटनीति, संधियां, वैश्वीकरण इत्यादि। राजनीतिक विज्ञान का विकास। राजनीतिक विज्ञान का विकास क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके पहले हमने क्या देखा, राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र क्या क्या है, इसके मुख्य क्षेत्र को देखें। अब देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का विकास। राजनीतिक विज्ञान कई चरणों से गुजरा। ए में है पारंपरिक दृष्टिकोण। राजनीतिक विज्ञान का विकास का चरण देख रहे हैं। पहला, पारंपरिक दृष्टिकोण, जिसकी मुख्य विशेषता क्या है? राज्य केंद्रित अध्ययन, क्यों होने चाहिए, प्रश्नों पर जोर, मूल्य आदर्शों पर आधारित, न्याय, समानता, कर्तव्य, अधिकार जैसे विषय, तर्क और दर्शन का महत्व। अब इसकी मुख्य आलोचनाएं क्या है? अत्यधिक आदर्शवादी, वास्तविक समाज से दूर, वैज्ञानिक प्रमाण की कमी, व्यवहारिक राजनीति को नजरअंदाज करना। व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी में है। 1930 से 1950 के बाद राजनीतिक में विज्ञान की मांग बढ़ने लगी, जिसकी मुख्य विशेषता क्या क्या रही? राजनीति का अध्ययन मानव व्यवहार के आधार पर होने लगा। इस, इसके आने से सर्वेक्षण, आंकड़े, प्रयोग, सांख्यिकी का विश्लेषण किया गया। राजनीति वही है जो लोग करते हैं, और कहा गया कि राजनीति वही है जो लोग करते हैं। वास्तविकता पर आधारित अध्ययन। अब वास्तविकता पर आधारित अध्ययन किया जाने लगा। मनगढ़ंत कहानियों को हटाया गया। तटस्थ, निष्पक्ष और वैज्ञानिक विधियां का उपयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए मतदाताओं का व्यवहार क्यों बदलता है, इसका अध्ययन करना। कौन से कारक चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन करना। इसकी आलोचना क्या क्या हुए? अत्यधिक वैज्ञानिक बनने की कोशिश, इसमें अत्यधिक वैज्ञानिक चीजों को लगाना। उसके बाद है मूल्य और नैतिकता की उपेक्षा। उत्तर व्यवहारवाद। 1960 के बाद एक नई सोच उभरी। इसके मुख्य बिंदु क्या रहे थे? केवल वैज्ञानिक होना पर्याप्त नहीं है, राजनीति का उद्देश्य समाज की समस्या हल करना है। तीसरा था मूल्य प्लस विज्ञान दोनों आवश्यक है। चौथा, न्याय, समानता, मानव अधिकार आदि की भूमिका बढ़ी। उसके बाद में मुख्य नारा। इसका मुख्य नारा क्या था? नीति निर्माण के लिए ज्ञान। राजनीति का ज्ञान समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। हाँ, तो जब राजनीति का ज्ञान समाज कल्याण के लिए नहीं होगा तो उस ज्ञान का क्या फायदा होगा। छठा है राजनीतिक सिद्धांत की वर्तमान स्थिति, अवनति और पुनरुत्थान। या नहीं, यहाँ पे पुनः और होना चाहिए, और कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पे क्या होता? अवनति और पुनरुत्थान। इसके अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत का अवनति काल। पहला, राजनीतिक सिद्धांत का अवनति काल 1960 से 70 में कहा गया कि राजनीतिक सिद्धांत मर रहा है, यानी कि धीरे धीरे जो है यह समाप्त के कगार पे आ चुका है। अवनति काल का मतलब क्या होता है? समाप्त, यानी कि मरा हुआ। जिसका कारण क्या था? व्यवहारवाद का अधिक प्रभाव, वैज्ञानिकता का अति बल, वैज्ञानिकता पे अधिक बल दिया जाने लगा। मूल्य आधारित प्रश्नों की उपेक्षा।
मूल्य आधारित प्रश्नों को महत्व नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण इस पे क्या हुआ, अवनति हो गया। राजनीति केवल आंकड़ों का खेल बनती जा रही थी, जिसके कारण इसका परिणाम क्या हुआ, अवनति काल, अवनति हो गया, इसका विनाश हो गया। राजनीतिक काल धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, यानी कि मर रहा था। तो यही था अवनति काल, कब से कब तक था। तो क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव की, राजनीतिक सिद्धांत का अवनति काल कब से कब तक था भारत में, तो 1960 से 70 के बीच में। ऑप्शन ये सही हो जाएगा अगर रहेगा क्वेश्चन ऐसा तो। अब आते हैं बी में, राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान, यानी पुनरुत्थान मतलब फिर से उठना, फिर से, जैसे पुनर्जागरण कैसे है वैसे ही पुनरुत्थान है, यानी कि फिर से उसको पीछे की तरफ जा रहा था और फिर से आगे बढ़ने लगा था। देखते हैं कि पुनरुत्थान कब हुआ, तो 1970 तक था, ये विनाश के कगार पे था। तो ठीक 10 साल बाद 1980 के बाद नए मुद्दे उभरने लगे। इसमें पहला मानवाधिकार आया, स्त्री अधिकार आया, जाति नस्ल और वर्ग आया, पर्यावरण संकट आया, लोकतंत्र का विस्तार आया, वैश्वीकरण आया। इन विषयों ने राजनीतिक सिद्धांत को नई दिशा दी। इन विषयों ने, इन 6 विषयों ने क्या दी, राजनीतिक सिद्धांत को एक नई दिशा दी, जिससे इसका क्या होने लगा, पुनरुत्थान होने लगा। जैसे मानवाधिकार हो गया, स्त्री अधिकार हो गया, जाति हो गया, नस्ल हो गया, वर्ग हो गया, पर्यावरण संकट हो गया, लोकतंत्र का विस्तार हो गया और वैश्वीकरण हो गया। तो कुल मिला के यूनिट 1 यही था, और राजनीति के बारे में देखना था, राजनीति क्या है, राजनीति के बारे में और इसके सिद्धांत के बारे में देखना था। अब आते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 का पहला पार्ट है हमारा उदारवाद। उदारवाद, उदारवाद क्या है, तो उदारवाद देखिए, उदारवाद आधुनिक दुनिया की सबसे प्रभावी राजनीतिक विचारधारा मानी जाती है। उदारवाद क्या है, तो उदारवाद आधुनिक दुनिया की सबसे प्रभावी राजनीतिक विचारधारा मानी जाती है। देख चलिए इसके मूल सिद्धांत को देखते हैं। उदारवाद का मूल सिद्धांत जो है, तो व्यक्ति सर्वोच्च है, समाज, राज्य, परिवार सब व्यक्ति के बाद आते हैं, यानी कि समाज सर्वोपरि है, इसके सामने जो है राज भी, और राज परिवार सब व्यक्ति के बाद आते हैं। समाज, राज्य, परिवार सब व्यक्ति के बाद आते हैं, नहीं, व्यक्ति सर्वोच्च का मतलब क्या था, इसमें व्यक्ति प्रधान होता है, सबसे पहले व्यक्ति आते हैं। प्रधान कौन होते हैं, व्यक्ति, नंबर 1 पे व्यक्ति आते हैं, यानी कि पर्सन, उसके बाद ही अन्य चीज आते हैं, जैसे समाज। व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो समाज का निर्माण होगा ही नहीं, तो पहले व्यक्ति आएंगे, उसके बाद ही समाज का निर्माण होगा। पहले व्यक्ति आएंगे तो उसके बाद क्या आएगा, परिवार का निर्माण होगा, परिवार के बाद क्या होगा, समाज का निर्माण होगा, और समाज के बाद क्या होगा, राज्य का निर्माण होगा। तो सबसे प्रधान कौन है, सबसे ऊपर में कौन आते हैं, व्यक्ति, यानी पी से पर्सन मान लीजिए। उसके बाद क्या, सबसे बड़ा ये है, पर्सन हो गया। उसके बाद हो गया समाज, समाज हो गया। उसके बाद राज्य हो गया, स्टेट हो गया, और उसके बाद देश हो गया। तो पहला क्या है, व्यक्ति सर्वोच्च है। उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या कहता है, व्यक्ति सर्वोच्च है। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य है। उसके बाद क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे बड़ा मूल्य है। व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वतंत्रता से निर्णय ले। निजी संपत्ति का अधिकार। तीसरा, उदारवाद का मानना है कि संपत्ति व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, बिल्कुल। चौथा है सीमित सरकार। सरकार का काम लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना, न कि उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना है। तो सरकार का काम क्या होना चाहिए, सीमित होना चाहिए, किसके अंतर्गत, उदारवाद के अंतर्गत। उसे केवल सर उसे केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, न कि उसके जीवन में, निजी जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करना है। पांचवा है कानून का शासन। हर व्यक्ति कानून के सामने समान, राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो। तो उदारवाद क्या कहता है कि कानून के नजर में राष्ट्रपति भी उसी दृष्टि का होना चाहिए और नागरिक भी उसी दृष्टि का होना चाहिए, दोनों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उदारवाद कहता है। लोकतंत्र का समर्थन होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था, नागरिक अधिकार होना चाहिए, नागरिक का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तभी तो लोकतंत्र सफल लोकतंत्र कहलाएगा देश। और भारत क्या है, भारत लोकतंत्र देश है, आप लोग को पता होगा। भी उदारवाद के प्रकार, उदारवाद के
प्रकार को देखते हैं। पहला प्रारंभिक उदारवाद, जिसके अंतर्गत कम सरकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मुक्त बाजार। प्रारंभिक उदारवाद जिसमें सरकार की भूमिका कम होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है और खुला बाजार होता है, यानी कि मुक्त बाजार होता है। और दूसरा है आधुनिक उदारवाद, मॉडर्न लिबरलिज्म। सरकार को कल्याणकारी होना चाहिए, इसमें सरकार की भूमिका बढ़ जाती है। गरीबों, दुर्बलों, मजदूरों के लिए योजनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं पर राज्य की जिम्मेदारी। तो ये है क्या, उदारवाद के दो प्रकार। अब सी पार्ट है हमारा उदारवाद की आलोचनाएं। इसकी आलोचनाएं क्या क्या है ये देखते हैं। अमीर गरीब की खाई बढ़ाता है, यह जो है अमीर और गरीब में क्या करता है, और ज्यादा अंतर पैदा कर देता है। अत्यधिक व्यक्तिगता, इसमें अत्यधिक व्यक्तिगता आ जाती है। निजी संपत्ति के कारण शोषण होने लगता है। पूंजीवादी वर्ग का पूंजीवादी वर्ग को लोग पूंजीवादी वर्ग क्या हो जाता है, लोभी होने लगते हैं धीरे धीरे। समाजवाद, समाजवाद समानता और सामूहिक कल्याण का सिद्धांत है। समाजवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या क्या है। पहला, समानता सबसे बड़ा मूल्य है। समाजवाद आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समानता चाहता है। निजी सम सीमित हो निजी संपत्ति सीमित हो, संपत्ति केवल कुछ लोगों के हाथ में न रहे, वो सभी लोगों में हो। उत्पादन के साधनों पर समाज राज्य का नियंत्रण, जैसे फैक्ट्रियां, खदानें, बिजली, रेलवे आदि। सामूहिकता, समाज का कल्याण व्यक्तिगत लाभ से ऊपर। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सरकार योजनाएं बनाए और उत्पादन नियंत्रित करे। उसके बाद है समाजवाद का उद्देश्य। तो समाजवाद के क्या उद्देश्य है, गरीबी खत्म करना, शोषण समाप्त करना, सभी को समान अवसर देना, सभी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। उसके बाद है मार्क्सवाद, यानी कार्ल मार्क्स का विचार है ये। मार्क्सवाद समाजवाद का उन्नत रूप है, इसे कार्ल मार्क्स ने विकसित किया था। मार्क्सवाद को किसने विकसित किया, कार्ल मार्क्स ने। मार्क्सवाद के मुख्य तत्व क्या थे, इतिहास का भौतिकवादी सिद्धांत। पहला इसका तत्व क्या था, इतिहास का भौतिकवादी सिद्धांत। इतिहास आर्थिक संघर्षों पर आधारित है, जिसने साधन पर नियंत्रण रखा उसी का शासन चलता है। शासन किसका चलता है, मार्क्सवाद के अनुसार जिसने साधन पर नियंत्रण रखा उसी का शासन चलता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है वर्ग संघर्ष। इसका दूसरा तत्व क्या है, वर्ग संघर्ष। समाज में दो वर्ग होते हैं, पूंजीपति यानी कि शोषक वर्ग, मजदूर यानी कि शोषित वर्ग। शोषक मतलब जिसके द्वारा शोषण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शोषित, शोषक कहते हैं। सॉरी, जिसके द्वारा शोषण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, शोषक। और जिस पे शोषण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, शोषित। यानी कि जिस पे शोषण हो रहा है तो वो क्या हुआ, शोषित, और जिसके द्वारा किया जा रहा है वो क्या बन गया, शोषक। इन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है, मजदूर वर्ग में और पूंजीपति वर्ग में। पूंजीवाद शोषण पर आधारित है। पूंजीपति मजदूर का श्रम बेचकर लाभ कमाते हैं। जैसे कि भारत के संदर्भ में देखें तो वो नील की खेती, जब भारत आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो क्या होता था, जितने भी अंग्रेज लोग थे, पूंजीपति लोग थे, वो सब क्या करते थे, मजदूरों से क्या करवाते थे, नील की खेती करवा देते थे अपने फायदे के लिए। उससे मजदूर को कोई फायदा नहीं होता था। वही है पूंजीवाद शोषण पर आधारित है। राज्य शोषक वर्ग का उपकरण है। राज्य कानून ऐसे बनाता है जिसमें अमीरों का फायदा हो। यह कौन कह रहा है, मार्क्सवाद कह रहे हैं, ये मार्क्सवादी विचारधारा कह रहा है कि क्या है, राज्य शोषक वर्ग का उपकरण है। राज्य कानून ऐसे बनाता है जिससे अमीरों का फायदा है। कहीं ना कहीं ये बात तो सही है, हमको तो ये बात सही लगता है। पांचवा है साम्यवाद, अंतिम लक्ष्य वर्गहीन समाज, राज्यहीन समाज, सामूहिक स्वामित्व, सभी का जरूरतें समान रूप से पूरी हो। अराजकतावाद, अराजकतावाद कहता है राज्य एक बुराई। अराजकतावाद का अर्थ क्या होता है, अराजकतावाद होता है कि समाज में भेदभाव करना। अब वो किसी प्रकार का हो, लिंग के आधार पर भेदभाव हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, तो यही क्या होता है, अराजकतावाद होता है, अराजकता होता है। तो अराजकतावाद क्या है, इसके बारे में पता है। अराजकतावाद कहता है राज्य एक बुराई है। क्यों बुराई है, इसके बारे में देखते हैं। पहला ए में है अराजकतावाद के सिद्धांत। तो पहला क्या है, राज्य अनावश्यक है, यानी कि राज्य की आवश्यकता नहीं है। राज्य लोगों पर दबाव बनाता है, कर वसूलता है, दमन करता है,
दूसरा, मनुष्य स्वभाव से अच्छा और सहयोगी है, इसलिए समाज राज्य के बिना भी चल सकता है। ये क्या कह रहा है? मनुष्य स्वभाव से अच्छा है और सहयोगी है, इसलिए समाज राज्य के बिना भी चल सकता है। क्या यह बात सच है? सच है, सत्य है? क्या बिना राज्य के समाज चल सकता है? चल सकता है या नहीं? इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर चल सकता है तो यस, नहीं चल सकता है तो नो। पूर्ण स्वतंत्रता। व्यक्ति अपने जीवन का स्वामी खुद हो, वो किसी पे निर्भर ना हो, वो किसी के दबाव में ना हो। तो ये निजी संपत्ति का विरोध, संपत्ति असमानता और अपराध का कारण बनती है। उसके बाद है अराजकतावाद के दो रूप। अराजकतावाद के दो रूप होते हैं, कौन कौन? व्यक्तिवादी अराजकतावाद, साम्यवादी अराजकतावाद। व्यक्तिवादी में व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोच्च, राज्य का पूर्ण विरोध होता है। और साम्यवादी अराजकतावाद में सामूहिक जीवन, साझा संपत्ति, बिना राज्य की सामूहिक समाज व्यवस्था। उसके बाद देखिए, यूनिट 2 खत्म हो गया ना। अब यूनिट 3 पे आते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। भाग ए में है राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। तो भाग ए को देखते हैं पहले। पहले नैतिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण राजनीति को आदर्शों और मूल्यों के आधार पर समझता है। उसके बाद आते हैं मुख्य बिंदु। न्याय क्या है? आदर्श राज्य कैसा है? स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक जो है नैतिक मूल्यों की खोज के बराबर मानी जाती है। राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति क्या है? नैतिक मूल्यों की खोज। आते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में किसी भी सिद्धांत को उसके समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार समझा जाता है। उदाहरण के लिए, प्लेटो का विचार ग्रीक समाज पर आधारित, मार्क्स मार्क्स का विचार औद्योगिक क्रांति का परिणाम। उसके बाद है विधिक और संस्थागत दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण राज्य और सरकार की संस्थाओं, कानून, संविधान का अध्ययन करता है। उसके बाद आते हैं इसके अध्ययन के क्या क्या विषय हैं? इसके अध्ययन के विषय हैं संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राज्यों के अधिकार, संविधान। अब उसके बाद आते हैं अनुभवजन्य दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण राजनीति को वास्तविक व्यवहार पर आधारित करता है। उपयोग की विधियां। उपयोग की विधियां, सर्वेक्षण, आंकड़े, सर्वे मतदाता अध्ययन, राजनीतिक भागीदारी, जनमत। यह दृष्टिकोण राजनीति को विज्ञान की तरह देखने की कोशिश करता है। यह दृष्टिकोण कौन सा दृष्टिकोण है? ये अनुभवजन्य दृष्टिकोण। अनुभवजन्य दृष्टिकोण। अनुभव दृष्टिकोण जो है क्या करता है? अनुभव दृष्टिकोण जो है विज्ञान की तरह देखने की कोशिश करता है। अब भाग बी आते हैं। भाग ए क्या था? भाग ए हम लोगों ने देख लिया। तो देखिए, भाग ए था हमारा नैतिक दृष्टिकोण। अब भाग बी में आते हैं हम। भाग बी क्या है? तो भाग बी है राज्य और उसके तत्व। राज्य क्या है? राज्य स्टेट क्या है? तो राज्य वह राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों पर सर्वोच्च अधिकार रखती है। तो क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। राज्य के तत्व क्या है? पहला तो जनसंख्या है, निश्चित क्षेत्र है, सरकारें हैं, सार्वभौमिकता है यानी कि सर्वोच्च शक्ति। सार्वभौमिकता क्या है? अर्थ, राज्य की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति। यह क्या है? राज्य की अंतिम शक्ति होती है। सर्वोच्च शक्ति और अंतिम शक्ति, सबसे पावरफुल शक्ति, और वही अंतिम शक्ति होती है। दो विचारधाराएं, एकवाद और बहुवाद। एकवाद, शक्ति एक केंद्र में केंद्रित, जैसे ऑस्टिन का सिद्धांत। बहुवाद, समाज में कई समूह पर के पास शक्ति होती है, जैसे संघ, पंचायत, समुदाय। जैसे कि भारत में शक्ति अनेकों क्षेत्र में बटे हैं। पंचायत में पंचायती लेवल पे बंटते हैं, ब्लॉक में ब्लॉक लेवल पे बंटते हैं, और राज्य में राज्य लेवल पे, जिला में जिला लेवल पे, और देश में केंद्र लेवल पे। तो भारत में अनेकों लेवल होते हैं। यानी भारत का क्या है? भारतीय गवर्नमेंट क्या है? बहुवाद है। यानी कि भारत का सरकार कैसा है? बहुवाद है। और एकवाद का है? एकवाद जैसे कि उत्तर कोरिया हो गया, चीन हो गया, वहां पे एक ही, सभी जगह एक ही पावर चलता है। वहाँ न बड़ा कोई न छोटा ही, जो एक बोल दिया, जैसे किंग जॉन जो है, वो जो बोल दिया सो ही होगा, उसके नीचे कोई कुछ नहीं बोल सकता है। तो ऐसा भारत में है क्या? नहीं है, भारत में नहीं है। भारत क्या है? बहुवाद है, बहुवाद विचारधारा का है।
उसके बाद है स्वतंत्रताएं। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक में बाहरी बाधाओं का अभाव, और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता अपनी क्षमता विकसित करने की आजादी। समानता, इक्वालिटी। तीन प्रमुख रूप, समानता के तीन प्रमुख रूप होते हैं: राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता। और तीनों बहुत ही जरूरी है। न्याय, न्याय क्या होता है? न्याय के चार रूप होते हैं। न्याय के कितने रूप होते हैं? चार रूप होते हैं। पहला सामाजिक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय, चौथा वितरणात्मक न्याय। सबको उचित हिस्सा। अब आते हैं अधिकार। अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए। क्या है अर्थ? जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। और यह कथन किनका है? यह कथन किनका है? कमेंट में बताइएगा कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए। बताइए कमेंट में, अगर आपको पता होगा तो कमेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब नारीवादी, यानी यानी कि यूनिट थर्ड यहीं तक था, लोकतंत्र तक था। तो बताइएगा कि यह कथन किसने कहा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आते हैं नारीवादी। तो नारीवादी हमारा जो कि यूनिट फोर का है, पार्ट है, जो कि हमारा क्या है, अंतिम यूनिट होने वाला है। तो नारीवादी, नारीवादी स्त्रियों के अधिकार, समानता और स्वतंत्रता की विचारधारा है। नारीवादी, नारीवाद के मुख्य सिद्धांत, इसके मुख्य सिद्धांत क्या है? स्त्री पुरुष समानता, स्त्री और पुरुष में समानता हो, पितृसत्ता का विरोध, यानी कि पुरुष प्रधान समाज का विरोध करना, समान अधिकार, समान अवसर, यौन शोषण, घरेलू हिंसा का विरोध, शिक्षा, रोजगार में समानता। अब स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं, तो स्त्री पुरुष समानता में क्या है कि नारीवाद में इसका विरोध इसलिए होता है कि आप लोग जानते होंगे कि पहले के जमाने में क्या होता था, पुरुष को प्रधान माना जाता था और महिला को नीच माना जाता, तुच्छ तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, और उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो ये चीज तो गलत है, जिसके लिए नारीवाद के सिद्धांत में सबसे पहला काम यही किया गया है कि स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार दिलाया गया। और ये सही भी था। स्त्री और पुरुष दोनों ही दोनों ही समाज के महत्वपूर्ण अंग है, तो दोनों में समानता होना चाहिए। तो एक को ऊपर कर देना और एक को नीचे कर देना, ये तो गलत बात ही है। हालांकि आज के समय में यह लगभग 99% खत्म हो चुका है। 99% नहीं, 90% अभी खत्म है, अभी भी 10% है ऐसा, खासकर गांव में। गांव गांव में, शहर में तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो उसके बाद है पितृसत्ता। पितृसत्ता होता है यानी कि पुरुष प्रधान, यहाँ वहाँ पुरुष प्रधान होता है। जैसे कि असमानता था उस समय, स्त्री और पुरुष में असमानता में क्या था, पितृसत्ता था, उसमें पुरुष प्रधान था। उस समय पुरुष को प्रधान माना जाता था। समान अधिकार, समान अवसर, तो जो जो अधिकार पुरुष को मिले वो ही अधिकार महिला को मिले। यौन शोषण, घरेलू हिंसा का विरोध। ऐसा पहले के जमाने में देखा जाता था कि महिलाओं को घर के अंदर उनके साथ हिंसा किया जाता था, उसका विरोध किया जाता था, उसकी बातों को नहीं माना जाता था, और उसके साथ यहाँ तक कि मारपीट भी किया जाता था। और पहले के जमाने में तो ये भी होता, ऐसा भी घटना होता था कि उसे मार भी दिया जाता था। तो ये सब चीज को लेकर नारीवाद आया था। नारीवाद के मुख्य सिद्धांत में यही सब था, इस सब चीजों को खत्म करना, जड़ से उखाड़ना। शिक्षा, रोजगार में समानता, जितना अधिकार पुरुष को है पढ़ने का, उतना उतना अधिकार महिला को भी हो। और ये सही भी है। और आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, आज के समय में सभी को समान अवसर दिया जा रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं था, इसके लिए यह सिद्धांत लाना पड़ा। क्या, नारीवाद का सिद्धांत लाना पड़ा। उसके बाद है नारीवाद के प्रकार। नारीवाद जो है दो प्रकार के, उदारवादी नारीवाद और समाजवादी नारीवाद। कानून और नीतियों में समानता। क्या होता है? उदारवादी नारीवाद का है। दूसरा है समाजवादी नारीवाद, आर्थिक शोषण का विरोध। इसके अंतर्गत क्या होता है? आर्थिक शोषण का विरोध होता है। उग्र नारीवाद, पितृसत्ता को पूरी तरह समाप्त करने की मांग। क्या कहलाता है? उग्र नारीवाद कहलाता है। उत्तर आधुनिक नारीवाद क्या है? हर स्त्री की प- क्या है? पहचान अलग, अनुभव अलग। अच्छा, इसमें यहाँ पे लाइन आ गया था। क्या है? हर स्त्री की पहचान अलग,
और अलग अनुभव भी अलग। उत्तर आधुनिकता। उत्तर आधुनिकता कहती है कि कोई एक सत्य नहीं होता, हर सत्य समाज और समाज के अनुसार बदलता है। मुख्य सिद्धांत। बड़े बड़े सिद्धांतों का विरोध, पहचान, भाषा, संस्कृति की भूमिका, स्त्री, दलित, जनजाति जैसे हाशिए के समूह पर ध्यान, राजनीति को बहुआयामी रूप में देखना। उसके बाद है पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद प्राकृतिक संसाधन और पृथ्वी के संरक्षण की विचारधारा है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? प्रदूषण, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक और मानव का संतुलन, सतत विकास, पर्यावरण अनुकूलन नीतियां। उसके बाद है नौ उदारवाद, ये लास्ट टॉपिक है। नौ उदारवाद आधुनिक पूंजीवाद विचारधारा है जो कहती है इसका मुख्य सिद्धांत कहती है खुला बाजार, प्रतिस्पर्धा, निजीकरण, कम सरकारी नियंत्रण, विदेशी निवेश और वैश्वीकरण। तो फाइनली अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इस वीडियो का नोट्स इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को भी करवा चुके हैं, तो ऑब्जेक्टिव को देखने के लिए भी आप चैनल पे आ जाइएगा और देख सकते हैं। हालांकि वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा, ऑब्जेक्टिव का भी और टेलीग्राम चैनल का भी। तो आप लोग जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इसके ऑब्जेक्टिव को देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।